नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है जमीन की जंग। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल से जुड़े जमीन विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में कांग्रेसी नेता खुलकर सामने आए हैं। शुक्रवार को ईओडब्ल्यू के दफ्तर में भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गजों ने जमकर प्रदर्शन किया। तो हमारा आज का सवाल यह है कि क्या यह महज जमीन की लड़ाई है या फिर अब सियासी जमीन बचाने का सवाल भी यह बन गई है। राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे मामलों में दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो पहले ही हल हो चुके हैं। कमीशन खोरी के मामले में पूरी सरकार घिर चुके हैं, इसलिए अपने बचाव में एक कदम उठा। रमन सिंह ने अपना आपा खोया है। ये विद्वेषपूर्ण कार्यवाही है। मैं तो ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र पे खतरा है। पार्टी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। अध्यक्ष को उल्टा पुल्टा केस में फंसाकर इनको फंसाने का काम कर रहा है। 22 साल से वहाँ रह रहे हैं और आज रमन सिंह को पता चल रहा है कि उसमें आर्थिक अपराध हुआ है। लीजिए साहब, लंगड़ी मार कुश्ती शुरू हो गई है। जमीन विवाद सियासी दंगल में आ पहुंचा है। अब जांच का तो नहीं पता, पर राजनीति जमकर होने वाली है। सिलसिला अभी भले ही शुरू हुआ है, पर आसार यही है कि चुनाव तलक विवाद का तंदूर गर्म रहेगा। शुक्रवार को रायपुर स्थित ईओडब्ल्यू का दफ्तर राजनीतिक अखाड़े की शक्ल में नजर आया। फैमिली के साथ पहुंचे भूपेश बघेल, धरने पर बैठे कांग्रेसी नेता और जमकर हुआ हो हल्ला। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अब बात सिर्फ जांच और बयान की नहीं रही, वरना इस तामझाम की जरूरत न थी, बल्कि अब ये पूरा गेम सियासी जमीन पर चौंकाने वाले पैंतरों के साथ खेला जाएगा। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल का यह खुला आरोप है कि सियासी वजहों से ही उन्हें निशाना बनाया गया। हो सकता है ये आरोप सही हो, पर जिस तरह कांग्रेसी नेता उनके साथ एक साथ खड़े हुए हैं और जैसे बयान आए हैं, उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने खुद ही एक राजस्व प्रकरण को राजनीतिक विवाद में तब्दील कर दिया है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये केवल लटकाए रखना चाहते ताकि बोल सके भूपेश बघेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, केवल इसलिए कि अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, केवल इसलिए कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये हमारे ऊपर एफआईआर करके ताकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आवाज दबा सके। बहुत दबाव में है, बहुत दुख में है। जहां कुछ नहीं है वहां उनको ऐसे मामलों में दबाने का प्रयास किया जा रहा है जो पहले ही हल हो चुके हैं। ये 22 साल पुराना केस उखाड़ना और इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति की जो शुरुआत छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, जहां शांति, एकता, भाईचारे के नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता है, मगर इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने शुरू किया है। राजनीतिक विद्वेष के कारण राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने नैतिकता दिखाई प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि स्वयं होकर के ईओडब्ल्यू ऑफिस पूरे परिवार सहित आगे, और इस सरकार में जरा भी नैतिकता है तो उनको साहस करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी के पूरे परिवार के ऊपर भी, उनके दामाद के ऊपर, उनके पत्नी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए, आज उनको साहस होना चाहिए, आना चाहिए, आकर के बयान देना चाहिए उनको स्वयं। विपक्ष अब तक हमलावर मुद्रा में रहा है क्योंकि उसके तर्कश में मुद्दों के कई तीर हैं, पर अब सत्ता पक्ष के हाथों में तुरुप का एक पत्ता है, वो भी सेनापति के खिलाफ। जाहिर है इस एक पत्ते का वो तरह तरह से इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर ईओडब्ल्यू पर जाकर वहां प्रदर्शन करना और ये चीज कहना कि हमारी गिरफ्तारी करो, कुल मिलाकर ईओडब्ल्यू को और प्रशासन पर एक अनैतिक रूप से दबाव डालने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इससे ये सर्वथा सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला निश्चित रूप से जरूर है। देखा जाए तो भिलाई में साड़ा की 8000 वर्ग फीट जमीन का नियम विरुद्ध अलॉटमेंट का मामला नया नहीं है, पर इसने जोर अब पकड़ा है। इसकी टाइमिंग कुछ कहती है। चुनाव में ज्यादा देर नहीं है, तो क्या ये विपक्ष को भटकाने के लिए खेला गया दांव है? क्या ये कांग्रेस अध्यक्ष को एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में उलझाने का खेल है? क्या ये असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है? ये हो भी सकता है और नहीं भी, पर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में आरोप और भी नीचे होते जाएंगे, नई परतें उधड़ेंगी, पुराने जिन्नों को जिंदा किया जाएगा और राजनीति की जमीन पर जमीन को लेकर तमाम तरह के उखाड़ पछाड़ होंगे। धर्मेंद्र जायसवाल, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जमीन की ये जंग सिर्फ जमीन की जंग नहीं रह गई है, बल्कि
राजनीतिक जमीन तलाशने की और राजनीतिक जमीन तैयार करने का एक ताना बाना बनता नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर जिस तरह का ये मामला है, करीब 22 साल पुराना मामला है, लेकिन अचानक ठीक चुनाव अगले साल होने हैं, उसके पहले इस मुद्दे का इस तरह से गरमाया जाना, ईओडब्ल्यू की तरफ से केस हो जाना, और आज केस दर्ज करने के बाद जब भी मामला हुआ है, तो उसके बाद भूपेश बघेल अपने पूरे परिवार के साथ ईओडब्ल्यू पहुंचे और यह दबाव बनाने की कोशिश की कि हमारा बयान आज ही दर्ज किया जाए। इसके बाद पूरे कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर हो हंगामा हुआ, प्रदर्शनों का दिल चाचा पड़ा। हम यहां पर यह सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सिर्फ राजस्व से जुड़ा एक प्रकरण था जिसे अब राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है? इसमें किसका नफा, किसका नुकसान, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खुद पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल साहब, वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर साहब, और साथ ही मेरे सहयोगी धनवेंद्र जायसवाल भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेश बघेल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि केस दर्ज ईओडब्ल्यू की तरफ से हुआ था, उसके बाद आज आप पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे और एक बयान में दबाव डालने की कोशिश की कि आज ही बयान आपका दर्ज किया जाए। उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच गए। क्या इस मामले पर, जो सिर्फ आपका अपना निजी मामला है, राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है? आप रणनीतिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये चूंकि कहा जा रहा है, क्या अब ये कहा जाए, ये माना जाए? देखिए, पहले तो एक गांव की जमीन की नाप की है बरसात में। बरसात में कोई नाप नहीं होती जमीन की, नाप किया, उसमें कुछ नहीं मिला। भूपेश बघेल के खिलाफ कोई भी किसी गांव में कोई मेरी शिकायत नहीं मिली। उसके बाद ये 22 साल बाद जो जमीन पत्नी और माँ दोनों ने मिलकर खरीदा था, उस पे इन्होंने कहा कि ये आदिवासी की ज़मीन है, ये निम्न आय वर्ग की ज़मीन है। ये न निम्न आय वर्ग के लिए था, न ही ये किसी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए था। ये मिथ्या आरोप लगाते रहे और उसके बाद राज्य सरकार ने कलेक्टर को पत्र लिखा, इसकी जांच की जाए। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय समिति बनाई। 3 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट सबमिट की। उन्होंने सहमति दिखाई कलेक्टर ने, फिर राज्य शासन को भेजा और राज्य शासन ने फिर ईओडब्ल्यू को भेजा और ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किया। लेकिन मैं इतना एक मिनट बताना ये चाहूंगा, इस सारे प्रकरण में जब मेरे गांव में जमीन के नाप की तब मुझे नोटिस नहीं दिया गया। जब 3 सदस्यीय समिति बनाई गई तब मुझे नोटिस नहीं दिया गया। कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजा तब कोई मुझे नोटिस नहीं दिया गया। आज एफआईआर दर्ज कर लिया गया और मेरी माँ और पत्नी 5 दिन से न खाए हैं न सो पाए हैं। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि जब एफआईआर दर्ज कर लिया और आज तक के किसी भी प्रकार के जब जमीन और संपत्ति की जांच की तब कोई नोटिस नहीं दिया गया, तो सीधा सीधा फिर ईओडब्ल्यू का ऑफिस पहुंचा, भैया हमारा बयान ले लीजिए, जो जानकारी आपको चाहिए पूरे दस्तावेज हमारे पास है। लेकिन भूपेश जी, यही तो सवाल है ना भूपेश जी, ये तो ईओडब्ल्यू जांच एजेंसी तय करेगी ना कि उसको जांच करने के बाद किसी भी मामले में किससे कब पूछताछ करनी है। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? और आपने जाकर दबाव बनाने की कोशिश की, तमाम कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता है वहां पर पहुंचे, जमकर वहां पर हंगामा हुआ। क्या ये लगता नहीं कि दबाव बनाने की कोशिश आपकी तरफ से हुई इस मामले में, जबकि पूरी तरह से ईओडब्ल्यू की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो इस मामले की जांच करने के बाद कब आपसे सवाल करे और कब ना करे? व्यास जी, जांच तो मंत्रालय ने कर लिया, ठीक है, जांच तो कलेक्टर ने कर लिया, जांच तो 3 सदस्यीय समिति ने कर लिया। अब ईओडब्ल्यू में एफआईआर करने का निर्देश दिया है, तो जांच के बिंदु तो पहले से तय थे, तो आखिर उसकी जानकारी भर तो लेना था। आखिर ये फिर कौन सी जांच के बिंदु तय करेंगे? क्या जो आईएएस अधिकारी जो मंत्रालय में बैठे हैं, विभाग में बड़े बड़े ओहदे में बैठे हैं, उन्होंने जांच कर ली, कलेक्टर के पास पूरे अमला है, उन्होंने जांच कर ली, तो फिर ये अलग से कहां से जांच की बिंदु तय करेंगे? भूपेश जी, क्या ये माना जाए, क्या चूंकि आज जिस तरह का पूरी चीजें हुई, आप अपने परिवार को लेकर पहुंचे, उसके बाद तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे और जो कुछ भी हुआ, क्या ये मामले की माना जाए कि एक राजस्व से जुड़ा हुआ प्रकरण था, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई है, आप इस मामले को अब राजनीतिक रंग दे रहे हैं, क्या ये माना जाए? और इस मामले पे कांग्रेस पूरी एकजुट है, आपके साथ खड़ी नजर आ रही है, और ये भी सवाल बनता है कि अब तक जो लड़ाई भूपेश बघेल वर्सेस सरकार थी, अब वो सरकार वर्सेस कांग्रेस हो गई है, क्या ये माने? सवाल इस बात का है कि ये केवल जमीन का मामला नहीं है। ये जब हमने प्रश्न पूछा रमन सिंह जी से कि आपके घर के पते से कोई अभिषेक सिंह नाम का व्यक्ति
वर्जिन आइलैंड में विदेश में खाता खोल लेता है, ये कौन व्यक्ति, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? नान घोटाले में 36,000 करोड़ का घोटाला होता है और ये सीएम मैडम कौन है ये हमने पूछा। हमने ये भी पूछा ऐश्वर्या रेसिडेंसी में कौन रहते हैं, वो कौन है, इसका इस सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, इनके पास 15,000 करोड़ जो शराब बेच रहे हैं उसका भैया किसके पास जाएगा, ये जब हमने सवाल पूछा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन सिंह जी ने कहा 1 साल तक कमीशन खोरी बंद कर दीजिए। उनके जब कार्यकर्ताओं से हमने पूछा कि भैया आपने कमीशन खोरी बंद किया कि नहीं किया, ये जब असहज हो गए तब इस मामले में फिर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किए। ये पूरे प्रदेश की जनता, न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ भूपेश बघेल से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि कांग्रेस से जुड़ा मामला है। सरकार की तरफ से कोशिश है कि बदनाम किया जाए। आप बने रहिए सर, मैं आपसे लगातार बातचीत करता हूं। धर्मेंद्र, मैं आपके साथ जानना चाहूंगा कि मैं सरकार की तरफ से इस मामले में आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या इस मामले की जो टाइमिंग है ईओडब्ल्यू का केस दर्ज करना, चूंकि 2015 10 अप्रैल 2015 में रिपोर्ट जो थी कलेक्टर की जांच रिपोर्ट वो आ चुकी थी, उसके बाद अब इस मामले में केस दर्ज किया जाना, चूंकि चुनाव अगले साल होने हैं, क्या वाकई में इस मामले पर सरकार की तरफ से भी कुछ मंशा है टाइमिंग को लेकर? देखिए, भूपेश बघेल कोई आम आदमी नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सरकार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यदि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाना है तो सरकार उसके राजनीतिक निहितार्थ पर जरूर विचार करती है और यही इस मामले में हुआ है। यदि 2 साल पहले रिपोर्ट आ गई थी, सरकार की मंशा साफ होती तो उसी समय उसको ईओडब्ल्यू को भेजा जाता है। ईओडब्ल्यू से कहा जाता है कि इसमें किस आधार पर कौन कौन सी धाराओं के तहत अपराध बनते हैं, इसकी जांच करके एफआईआर दर्ज कर ली जाए। लेकिन तब सरकार ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी से अलग हुए एक धड़े, जो अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसके नेता विधान मिश्रा, कांग्रेस के निलंबित विधायक आरके राय लगातार इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब ये मामला गरमाता है। और 2 मई को एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। 7 मई को विधान मिश्रा दुर्ग में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 8 तारीख को ईओडब्ल्यू इस बात का खुलासा करता है कि आज हमने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो 6 दिन पहले जिस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया था, उस मामले को 8 तारीख को ये बताया जाता है कि आज इस मामले में एफआईआर दर्ज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके पीछे जो सियासी समीकरण है वो समझने की बात बिल्कुल, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं धर्मेंद्र, यही सियासी समीकरण समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर साहब लगातार बने हुए हैं। नैयर साहब, आपने अभी भूपेश बघेल जी को भी सुना और अभी धर्मेंद्र जायसवाल जो हमने उनसे सवाल किया था कि सरकार की इस मामले में मंशा क्या है। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण में राजनीति हो रही है, ये तय बात है। क्या आप इन सब मामलों को जानकर समझकर ये कहने की स्थिति में है कि इस मामले में राजनीति कर कौन रहा है, कांग्रेस की तरफ से हो रही है या बीजेपी की तरफ से हो रही है? और ये जो पूरा मामला है इसको आप किस तरह से लेते हैं? भूपेश जी स्वयं राजस्व मंत्री रहे, यदि मैं गलत नहीं हूं, मेरी स्मृति यदि धोखा नहीं दे रही है, और अच्छे राजस्व मंत्री मध्य प्रदेश के समय से। निश्चित रूप से ये राजनीति तो है, और वो राजनेता जो चर्चा में ना रहे, जो विवाद में ना रहे, जनता उसको भूलने लगती है। इसलिए इस दृष्टि से यदि भाजपा ने उनको चर्चा में रखा है तो भाजपा को बधाई दें या भाजपा को क्या करें। और भूपेश बघेल तो स्वयं अपने आप को चर्चा में रखने के लिए उत्सुक रहते ही हैं, वो कभी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई इन मामलों में। तो ये लेकर के निश्चित रूप से राजनीति है, 1.5 साल है अभी चुनावों में, ये राजनीति गहराएगी, ये खींचतान बढ़ेगी। इस बढ़ती हुई खींचतान के बीच में क्या किया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जनता के बीच में एक अजीब सी पहेली की तरह, और पहेली क्या कि कुछ लोगों को तो मैं देखता हूं कि बड़ी रुचि लेकर के, बड़ी दिलचस्पी से के साथ बड़े चटकारे लेकर के इन सारे विवादों के बारे में बात करते हैं। तो उस वक्त मन में थोड़ा सा मलाल उठता है कि हमने वो राजनीति देखी है जिस राजनीति में कभी परस्पर मनोमालिन्य होता नहीं था। ये चला करता था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, लेकिन यहाँ तो हाथ मिलते हुए भी नहीं दिखते। ठीक है, ये इसी से संबंधित एक सवाल है सर मेरा कि ये विशुद्ध रूप से एक निजी मामला था, चूंकि जमीन से जुड़ा हुआ मामला भूपेश बघेल के परिवार से जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने उनसे भी सवाल किया। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक मामलों को या राजनीति से जुड़े मामलों को और निजी मामलों को एक साथ उनका घालमेल करना, क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो किस रूप में नहीं है सर? भूपेश जी, बेहतर तो यही होता है कि वो स्वयं सीधे रूबरू
मुख्यमंत्री जी से या जो भी आरोप उन पर लगा रहे हैं उनसे निपटते। परिवार बीच में ना आता तो अच्छा था, लेकिन क्या मजबूरियां हैं उनकी कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो कि वो परिवार को लेकर के आए। बेहतर होता कि ये शुद्ध राजनीतिक मामला है, उनके ऊपर सीधा हमला हो रहा है, उनका वो सीधा जवाब देते। ये थोड़ा सा भावनात्मक मोड़ इस मुद्दे को दे दिया गया है। ठीक है, मैं भूपेश जी इस पर आपकी जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या आपने इस मामले को भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश की है? क्योंकि जिस तरह से आप परिवार के साथ पहुंचे और पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे, राजनीति इस विषय पर किस स्तर पर हो रही है और निहितार्थ क्या है, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। जमीन की जंग, हम छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष के से जुड़े इस मामले की बात कर रहे हैं, जहां पर जमीन से जुड़े मामले में ईओडब्ल्यू उनके खिलाफ केस दर्ज किया। आज वो अपने पूरे परिवार को लेकर पहुंचे और उनसे ये कहने लगे कि हमारा बयान दर्ज किया जाए। इस बीच तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, जमकर प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन सब के पीछे आखिर निहितार्थ क्या थे। भूपेश बघेल साहब, ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि नैयर साहब कह रहे थे कि परिवार को साथ में लेकर जाना और इस तरह से बयान के लिए दबाव डालना, भावनात्मक कार्ड खेलने की भी कोशिश की, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो इसमें ज्यादा तौर पर दिखती है, लेकिन भावनात्मक कार्ड खेलने की भी कोशिश की। क्या आप मानते हैं? दूसरी बात यह कि एक मेरा सवाल इसमें यह भी है कि क्या, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार की तरफ से या जो भी कहें कि बीजेपी की तरफ से या जो भी जिसका भी ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रैप में उलझाने की कोशिश ये उनकी लगती है आपको? देखिए, नैयर साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरी पत्नी और मेरी मां ने केवल जमीन खरीदा, आवेदन दिया, जमीन खरीद ली, मकान बना लिया। इसमें 420 का अपराध पंजीबद्ध हो जाए, जिसमें 120 बी का अपराध पंजीबद्ध हो जाए, जिसमें 13(1)D और 13(2) का अपराध पंजीबद्ध हो जाए, तो वो तो आरोपी बन गए ना, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो गया ना। तो नोटिस देने के बाद तो जाना ही पड़ता है उनको जवाब देने के लिए। और सवाल इस बात का है कि 5 दिन से जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, जिनको राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं, कभी सार्वजनिक मंच में आते जाते नहीं, वो केवल घरों में रहते हैं, सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, उसको आपने नोटिस दे दिया। 5 दिन तक लगातार समाचार पत्रों में छपते रहे हैं कि बिंदेश्वरी बघेल, मुक्तेश्वरी बघेल ने जमीन बेचा, उनके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध हो गया। उनकी दशा आप समझ रहे हैं, उसकी दशा समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्या बीत रही है। तो भाई, जब आपने अपराध पंजीबद्ध कर लिया, कलेक्टर ने कमेटी बना के रिपोर्ट सबमिट कर दी, सारे जांच के बिंदु तय हो गए हैं, और कितने दिन तक के खाली पेट रहेंगे, कितने रात वो लोग जागेंगे? तो फिर जाके फिर सीधा FIR, मतलब आप जो हमारे पास जितने दस्तावेज हैं उनको सबको ले जाके हम बताना चाहते हैं, भाई आपको कौन कौन से जांच के बिंदु बता दिए, हम सारे दस्तावेज आपको दे देते हैं। ठीक है, वहां पे जांच के बिंदु ही तय नहीं। राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कर रही है और रमन सिंह कर रहे हैं, और ये दबाव के उसकी पत्नी और उसकी मां को दबाव डाल दो ताकि भूपेश बघेल आवाज न उठा सके सरकार के खिलाफ। इसलिए उन्होंने कहा कि आप पत्नी और मां को के नाम से दबाव डाल के वो हमको दबाना चाहते थे। ठीक है, नैयर साहब। भूपेश जी सम्मान करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मैं भी उतना ही प्यार करता हूं उनको, ऐसा नहीं है। दरअसल कांग्रेस में सबसे जुझारू व्यक्ति भूपेश बघेल हैं। अकेले लड़ रहे हैं सारे मैदान में, और 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। दूसरा मोर्चा आप लोग जानते हैं, और एक मोर्चे पर वो फतह हासिल कर चुके हैं। ये भी एक वजह है, ये भी एक कारण है कि उनको निशाना खास तौर पर बनाया गया है, और ये चलता रहेगा। ये हमें चुनाव तक ये सारी की सारी खींचतान नज़र आती रहेगी। वैसे ज़्यादा जहाँ तक संभव हो सके, ये अगर एक आपराधिक मामला सरकार उसको समझती है तो भूपेश बघेल जी पर वो अपराध दर्ज होना चाहिए, उसका वो सामना करें। और यदि राजनीतिक है तो राजनीति में तो फिर ये सब चलता ही रहेगा, इसको देखने के लिए। ठीक है भूपेश बघेल साहब, अब आगे क्या कदम? चूंकि आज हमने कांग्रेस के तेवर देख लिए और कम से कम ये तय हो गया कि अब ये लड़ाई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि भूपेश बघेल वर्सेस सरकार नहीं रह गई है, बल्कि सरकार वर्सेस कांग्रेस रह गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, एकजुट खड़ी है। आगे क्या रणनीति?
आगे हमारी रणनीति वही है, पीसीसी ने तय कर लिया है कि हम 10,000 नौकर सोफा करेंगे और रमन सिंह से पूछेंगे कि ये शराब जो बेच रहे हो उसमें 1500 करोड़ का जो कमीशन वो किसके पास जाएगा, क्या आपने कमीशन खोरी बंद कर दिया है, इतने जब भ्रष्टाचार हो रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर गरीबों को चावल क्यों नहीं मिल रहा है, पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, आदिवासी क्यों मारे जा रहे हैं, हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे बांध निर्माण हो, चाहे बिल्डिंग निर्माण हो, इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो 40 से 45% भ्रष्टाचार हो रहा है, वो किसके पास जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सारे सवाल हम पूछेंगे। हम पूछेंगे कि आखिर हमारी झीरम घाटी में जो शहीद हुए हैं, आज तक के जो आरोपी हैं वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं, आज तक हम जो ठीक है बुर्कापाल में जो शहीद हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। विपक्ष में बैठे होने के नाते आपके पूछने का हक भी बनता है, लेकिन जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं, केस दर्ज आपके ऊपर हुआ है, इस मामले में नैतिकता के आधार पर भी क्या कुछ आगे कुछ चीजें होंगी, और चूंकि जांच चल रही है, जांच के बाद क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस इस मामले को किस तरह से लेती है, सरकार इस मामले को किस तरह से लेती है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मामले को किस तरह से लेती हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये तय है कि जमीन की ये जंग अभी खत्म नहीं होने वाली, ये लंबी चलेगी और लंबी चलेगी। राजनीतिक जमीन किस तरह से तैयार होगी चुनाव से पहले, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।